आज का टॉपिक है नीति आयोग। लिखिए, नीति आयोग अर्थात नीति आयोग अर्थात राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। नीति आयोग अर्थात राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था का गठन के का गठन 1 जनवरी 2015 को का गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। लिखिए, नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीति से संबंधित एक थिंक टैंक है जो निदेशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। नीति आयोग भारत सरकार के लिए कार्यनीतिक और दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करते हुए केंद्र और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को उपयुक्त तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखे। नीति आयोग
भारत सरकार के सर्वोत्कृष्ट मतलब सबसे ऊपर, सबसे अच्छा, सर्वोत्कृष्ट मंच के रूप में कार्य करता है। जो राज्यों को राष्ट्रीय हित में एक साथ कार्य करने के लिए लाता है। और जिससे सहयोगी संघवाद को, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहयोगी संघवाद को बढ़ावा मिलता है। देखिए, ये उसके नीचे वाइस चेयरमैन, ऊपर में अध्यक्ष, अध्यक्ष के नीचे उपाध्यक्ष। तो अभी जो वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार। अब देखिए उसके नीचे ये फुल टाइम मेंबर 4 लोग है ना, नहीं 3 लोग हैं, और उनके नीचे हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत, ये बहुत दिन से हैं, शुरू से यही हैं। अब देखिए उसके नीचे एक्स ऑफिशियो मेंबर। एक्स ऑफिशियो मेंबर का मतलब ये जो मंत्री हैं खुद ब खुद उसके मेंबर बन जाएंगे। फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, होम मिनिस्टर और ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर, स्पेशल इनवाइटीज, इन लोगों को बुलाया जाता है अलग से, जो कुछ एक्सपर्ट है या हाँ किसी डिपार्टमेंट से हैं। तो ये रहा इसका आपका स्ट्रक्चर। तो बीपीएससी पीटी में इन्हीं को पूछा था कि उपाध्यक्ष कौन है। तो उस समय शुरू में थे पनगढ़िया, तो पनगढ़िया के बाद यही राजीव कुमार बने हैं, तो इन्हीं को पूछा था, ये बदले थे। तो आइए लिखिए, नीति आयोग का संगठन। नीति आयोग का संगठन, तो आपके स्क्रीन पर ले आ रहे हैं, इसी टाइप से लिखिएगा। और कौन कौन है ये जानने की जरूरत नहीं है। देखिए सबसे ऊपर में हो गए अध्यक्ष, सबसे ऊपर हो गए अध्यक्ष, उसके नीचे उपाध्यक्ष, तब पूर्णकालिक सदस्य, पदेन सदस्य और विशेष आमंत्रित है। तो कॉपी में लिख लीजिए ऐसे ही, विशेष आमंत्रित है, जिनको अलग से बुलाया गया है। तो एग्जाम में बीपीएससी प्री में उपाध्यक्ष को ही पूछा था। अब चूंकि प्रधानमंत्री के पास हमेशा तो समय है नहीं कि इसका मीटिंग अटेंड करें, ये करें वो करें, तो वो फाइनल मतलब अप्रूवल देते हैं। सारा काम काज देखने का जिम्मा हो गया राजीव कुमार को, जो उपाध्यक्ष हैं।
नीति आयोग के उद्देश्य और कार्य, इसी को लिखना होगा एग्जाम में, इसी को एग्जाम में लिखना होगा। तो लिखिए, राज्यों की सक्रिय भागीदारी, राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं कौमा क्षेत्रों, राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं कौमा क्षेत्रों और कार्य नीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करने के लिए नीति आयोग साझा दृष्टिकोण विकसित करने के लिए नीति आयोग उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए कार्य करता है, कार्य करता है। पहला, देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज है कि राज्यों की भागीदारी, या वहां एक शब्द आया था सहयोगी संघवाद, सहयोगी संघवाद। तो इस बिंदु पर ये बड़ा महत्व दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी योजना बनाना है, ऐसा प्लान बनाना है, ऐसा स्ट्रेटेजी बनाना है कि उसमें राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए और राज्य ये न कहे कि हम लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है या हम लोगों के बातों को नहीं सुना जा रहा है। ठीक है, तो बार बार इस चीज पर जोर दिया जा रहा है। नीति आयोग, तो लिखिए पहला, सशक्त राज्य ही, देखिए राज्य पे ये बहुत ज्यादा इंफेसिस कर रहा है। सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। हाँ, पहला नंबर, सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, कॉमा, इसको स्वीकारते हुए राज्यों के साथ सतत आधार पर मतलब सस्टेनेबल, कि वो जो संबंध है राज्य और भारत सरकार के बीच और आज भी रहे और आगे भी कायम रहे। सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल और तंत्रों के माध्यम से
सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना, सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना। दूसरा, ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना और इन सभी को ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना। एक काम करें, देखिए यहां सब लिखा हुआ है, बार बार हैंग कर जा रहा है, ज्यादा नहीं है, चलो लिख लीजिए। लिखे, ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना और इन सभी को उत्तरोत्तर रूप से सरकार के उच्चतर स्तर तक पहुंचाना। हाँ, इन सभी को उत्तरोत्तर माने आगे, उत्तरोत्तर रूप से सरकार के उच्चतर स्तर तक पहुंचाना। देखिए मैंने इसका मेन मकसद क्या हो गया, बॉटम टू टॉप लिखा है ना, ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना और उत्तरोत्तर रूप से सरकार के उच्च माने नीचे से ऊपर जाना है, यानी नीति आयोग बॉटम टू टॉप को स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, अपना मेन फंडामेंटल बनाए हुए हैं। हाँ, अगला तीसरा पॉइंट लिखिए कि जो क्षेत्र विशेष रूप से आयोग को निर्दिष्ट किए गए हैं, उनकी आर्थिक कार्यनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को सम्मिलित करने को सुनिश्चित करना। हितों को सम्मिलित करने को सुनिश्चित करना। अगला पॉइंट लिखिए, हमारे समाज के, अगला पॉइंट लिखिए, हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देना जिनको आर्थिक प्रगति से उचित प्रकार से लाभान्वित न हो पाने का प्रगति से उचित प्रकार से लाभान्वित न हो पाने का जोखिम हो।
कहने का मतलब कि जो देश का डेवलपमेंट हो और लग रहा है कि इस सेक्शन को इसका लाभ है न मिल सकेगा, उस पर भी ध्यान देना है। तो यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ है, सब पर ध्यान देना है। किसी पर्टिकुलर के लिए डेवलपमेंट मॉडल नहीं बनाना है, ऐसा मॉडल बनाना है कि इसका फायदा सबको मिले, समाज के सभी वर्गों को मिले। आगे लिखिए, लाभान्वित न हो पाने का जोखिम हो। जो छूट जाए ना हो, सुप्रिया छोड़ दीजिए। आज सब यहाँ वीडियो जब खोल के देखेंगे सब आपको मिल जाएगा यहाँ, या इसका स्क्रीनशॉट भेज देंगे आप लोगों पे। आगे लिखिए, अगला पॉइंट, कार्य नीति फंक्शनल माने तत्काल के लिए, और दीर्घकालिक नीति या दीर्घावधि नीति, इसमें ना 1 साल, 3 साल, 5 साल, 20 साल के लिए अलग अलग योजनाएं हैं। कार्य नीति और दीर्घावधि नीति तथा कार्यक्रम का ढांचा तैयार करना और पहल करना तथा उनकी प्रगति और क्षमता की निगरानी करना। निगरानी करना, निगरानी और प्रतिक्रिया के माध्यम निगरानी और प्रतिक्रिया के माध्यम से लिए गए सबक, मैंने जो उससे आपको सीख मिल रही है, नवोन्मेषी सुधार में उपयोग किए जाएंगे। नवोन्मेषी माने ऊपर की ओर, नए तरीके से, नवोन्मेषी सुधार में उपयोग किए जाएंगे। जिसके अंतर्गत मध्यावधि संशोधन भी आवश्यक है। कि जो योजना बनाई गई, लगेगा कि इसमें बीच में संशोधन किया जाए तो संशोधन किया जाएगा। हाँ, जिनके अंतर्गत मध्यावधि संशोधन भी आवश्यक है। अगला पॉइंट लिखिए, महत्वपूर्ण हितधारकों, मतलब जो उससे कनेक्टेड है, बेनिफिशियरी, महत्वपूर्ण हितधारकों तथा समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें एक्सपर्ट्स रहते हैं जो किसी चीज पर अपना सुझाव देते हैं, जो किसी चीज पर अपना, उसी को कहते हैं थिंक टैंक, एक्सपर्ट्स का समूह। लिखिए, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक और साथ ही साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थाओं, शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थाओं
के बीच परामर्श और भागीदारी को प्रोत्साहन देना। अगला लिखिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों वृत्तिकों मतलब अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों वृत्तिकों तथा अन्य भागीदारों के सहयोगात्मक समुदाय के माध्यम से ज्ञान नवोन्मेष मतलब नई प्लानिंग मॉडल ले आना है, नए विचार ले आने हैं। जो पुराना मॉडल है उसी पर नहीं चलते रहना है, उसमें हमेशा नया कॉन्सेप्ट ले आना है कि अब क्या नया चीज अपनाया जाए, उसी को नवोन्मेष लिखा जाता है। नवोन्मेष उद्यमशील सहायक प्रणाली तैयार करना। उद्यमशील सहायक प्रणाली तैयार करना। उद्यमशील मतलब इंटरप्रेन्योर, उसमें लोगों को नए कार्य करने की प्रेरणा मिले। अभी देखिए बहुत सारा एग्जाम्पल आप देखे होंगे कि एंट्री करिए। चलिए अगला लिखिए, विकास एजेंडे के कार्यान्वयन में कार्यान्वयन माने लागू करने में तेजी लाने के क्रम में विकास एजेंडे के कार्यान्वयन में तेजी लाने के क्रम में अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना। विकास एजेंडे के कार्यान्वयन में तेजी लाने के क्रम में अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय। अंतर क्षेत्रीय मतलब देखिए दो शब्द होता है, एक होता है इंट्रा स्टेट और एक होता है इंटर स्टेट। तो इंट्रा स्टेट मतलब दो राज्यों के बीच, इंट्रा स्टेट मतलब दो राज्यों के बीच, और इंटर स्टेट मतलब अपने राज्य में। तो अंतः राज्य विवाद को सुलझाना का मतलब है दो राज्यों के बीच के विवाद को सुलझाना। तो वही लिखा है अंतर क्षेत्रीय माने अलग अलग क्षेत्रों के बीच जो विवाद है उसको उसके समाधान के लिए एक मंच प्रदान करता है कि अलग अलग क्षेत्र के लोग यहाँ आएंगे,
अपने समस्याओं पर चर्चा करेंगे और उसे दूर करेंगे। और उसी टाइप से जो अंतर विभागीय है, अंतर विभागीय अक्सर यहाँ देखा जाता है कि किसी योजना को मंजूरी मिलने में ये विभाग वो विभाग ही आपस में मतभेद पैदा हो जाता है, ये ऐसे नहीं होगा। तो उसको भी सुलझाने के लिए ये एक मंच प्रदान करेगा कि वहां पे विभिन्न विभाग के एक्सपर्ट भी रहेंगे कि कोई भी योजना है चाहे कोई विवाद है उसको सुलझाया जाए। एक मंच प्रदान करता है का मतलब यहाँ सभी क्षेत्र के लोग भी रहेंगे और सभी विभाग के लोग रहेंगे। जो भी विवाद है भाई बैठ के समझ बूझ के उसको सुलझाइए। ठीक है, चलिए अगला लिखिए। अगला पॉइंट है अत्याधुनिक संसाधन केंद्र बनाना। अत्याधुनिक संसाधन केंद्र बनाना। अत्याधुनिक संसाधन केंद्र बनाना का मतलब यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाएगा जो नए नए चीजों के खोज में लगा रहेगा, नई नई प्रणालियां विकसित की जाएगी और यहाँ पे सभी तरह के इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेंगे। आपको अगर कोई प्लानिंग करना है या कोई भी कुछ भी करना है तो सारे इंफॉर्मेशन यहाँ आपको मिलेंगे। एक तरह से ये डाटा सेंटर टाइप का हो जाएगा, डाटा सेंटर टाइप का हो जाएगा। आपको इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी से अन्य से पूछने की आवश्यकता नहीं है। लिखिए अत्याधुनिक संसाधन केंद्र बनाना जो सुशासन 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 मतलब गुड गवर्नेंस है, जहां भ्रष्टाचार न हो, नहीं कम हो, जो कि इंडिया में कभी संभव नहीं है। अभी बिहार विधानसभा का वीडियो आप लोग देख रहे हैं। अब बेचारा भाजपा का हाल साफ छुछुंदर का है कि नीतीश कुमार को निकले कि उगले, मुंह में दबाए हुए देख रहा है कि अगर छोड़ते हैं तो राजद के साथ मिलकर सरकार बना ले। जो तनी मंत्री संतरी है, कुछ बात विचार हो रहा है, वो भी खत्म हो जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव है, विधायक का संख्या कम हो जाएगा। तो बड़ा पेंच में फंस गया है भाजपा। न तो अभी तक तो कुछ न कुछ तो अमित शाह बोलिए देते, लेकिन अभी तक नहीं बयान आया, इसका मतलब कि हाथ दबा हुआ है। आगे लिखिए सुशासन मतलब गुड गवर्नेंस तथा सतत और न्याय संगत विकास की सतत और न्याय संगत विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणाली पर सतत और न्याय संगत विकास का मतलब है विकास का फायदा सबको मिले, पक्षपात पूर्ण विकास नहीं, सभी क्षेत्रों का, सभी लोगों का और सभी घटकों का विकास करना। न्याय संगत विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणाली पर अनुसंधान करने के साथ साथ उसके हितधारकों तक सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणाली पर अनुसंधान करने के साथ साथ उसे हितधारकों तक पहुंचाने में भी मदद करना कि जनता तक विकास का फायदा पहुंचे। अगला पॉइंट लिखिए आवश्यक संसाधनों की पहचान करने के साथ साथ
आवश्यक संसाधनों की पहचान करने के साथ साथ कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन का पहलों माने जो कदम उठाए गए हैं, नहीं कि आप पहल करिए, पहलों के कार्यान्वयन का सक्रिय मूल्यांकन और निगरानी करना, सक्रिय मूल्यांकन और निगरानी करना, ताकि सेवाएं प्रदान करने में सफलता की संभावनाओं को प्रबल बनाया जा सके, सफलता की संभावनाओं को प्रबल बनाया जा सके। अगला पॉइंट लिखिए, कार्यक्रमों और नीतियों के कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, प्रौद्योगिकी उन्नयन मतलब नई टेक्नोलॉजी ले आइए, नई टेक्नोलॉजी लाइए। जैसे आप लोग देख रहे हैं नई टेक्नोलॉजी में कि मान लीजिए एश ब्रिक बनने लगा, अब प्लास्टिक से कचरा वाला जो प्लास्टिक है उससे सड़क बनने लगा। ये सब क्या है? नई टेक्नोलॉजी है। वेस्ट जो भी है उसको कैसे रीयूजेबल बनाया जाए, तो यही नई टेक्नोलॉजी है। आज आप देखिए मोबाइल के क्षेत्र में या टीवी के क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी, पहले एंटीना से देखते थे, एंटीना से डिश टीवी आया, डिश टीवी से डीटीएच आ गया, अब डीटीएच से टीवी जो आने लगा ऑनलाइन चलने लगा। अब वो टीवी नहीं सिस्टम है, चाहे ऑनलाइन जमाना आने से देखिए अब इस बोर्ड का जमाना गया, स्मार्ट बोर्ड आने लगा। तो यही क्या है? टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है। नई चीजें आ रही हैं। मोबाइल में पहले बटन वाला मोबाइल था, अब तो पता न कहां तक ही पहुंच चुका है। अतः हम लोग अभी यहाँ तक हैं क्योंकि हम लोगों की परचेजिंग पावर यहीं तक है। अगर परचेजिंग पावर बढ़े तो ये मोबाइल न जाने कहां तक चला आया है, आपको पता नहीं है। केवल पैसा बढ़ाते जाइए, देखिए वो मोबाइल नहीं पूरा संसार मिल जाएगा उसी में आपको। अब आइए, यही है प्रौद्योगिकी उन्नयन, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की टेक्नोलॉजी को आगे इंप्रूव करते रहना है। और जो टेक्नोलॉजी इंप्रूव किया जा रहा है उसके पीछे दो थीम काम करता है। कौन कौन? पहला कि कम से कम एनर्जी ले और कम से कम पर्यावरण प्रदूषण करे, सस्टेनेबल, कम से कम पर्यावरण प्रदूषण हो। अब जैसे मान लीजिए एलईडी है, पहले वो बल्ब जलाते थे,
इनकैंडेसेंट लाइट 100 वाट का बल्ब आता था, अब 9 वाट का है। तो उससे क्या हुआ? पर्यावरण प्रदूषण कम करने में सहायता मिला कि नहीं? क्या हो हिमांशु, बताइए। इस लाइट को जलाने से पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में सहायता मिला है? 1 मिनट रुकेंगे आप लोग। तो लास्ट बचा है, इसको लिख लीजिए। प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर जोर देना, यही तक था ना? ये हो गया था ना? अगला लिखिए, राष्ट्रीय विकास के एजेंडा, राष्ट्रीय विकास के एजेंडा और उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य आवश्यक गतिविधियों, राष्ट्रीय विकास के एजेंडा और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य आवश्यक गतिविधियों का उत्तरदायित्व लेना, मतलब इस सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेगा। देखिए, जो नीति आयोग का कार्य है, आप लोग भी एग्जाम में इस टाइप के फ्लो चार्ट या चार्ट बनाने का कोशिश करेंगे, तो आपको ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। यहीं से इतने में सब कुछ बता दिया गया है, सब कुछ बता दिया गया है। तो चलिए आज इतना पे समाप्त करते हैं। देखिए, इसमें है नीति और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना, सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना, अनुवीक्षण और मूल्यांकन, संसाधन केंद्र और ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करना। ये मेन 4 कार्य हैं और बाकी ऊपर तो लिखवाया जा चुका है। चलिए।